हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बच्चों, हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर क्या, पूरी की पूरी एक यूनिट बेटा हम लोगों ने शुरू करी थी, जिसका नाम था मनी एंड बैंकिंग। उस यूनिट में बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मनी से पहले क्या था। जी, मनी से पहले बार्टर एक्सचेंज था, उसकी क्या कमियां थी। फिर बच्चों आपको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ाया कि मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने भाई से भी मिलाया था कि मेरा एक भाई भी है जो बिल्कुल मेरे ऐसा ही दिखता है, ठीक है। आप उसको आगे कभी और भी मिलाऊंगा। चलिए बेटा, फिलहाल हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। बेटा आज लेक्चर 2 है, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, सॉरी बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने से पहले बेटा हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, और वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 के लिए भी हेल्पफुल है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी आपको उसी के थ्रू समझ में आएगा, ठीक है भाई। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखो व्हाट इज द difference between what is the difference between demand deposit and term deposit? डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बीच क्या अंतर है बेटा? हिंदी में बोलूंगा कि हिंदी में जिसको बोलते हैं मांग जमाएं, कि मांग जमाएं क्या होती है, और टर्म डिपॉजिट जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं सावधि जमाएं, कि सावधि जमाएं क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स बच्चों, एक होती है आपकी डिमांड डिपॉजिट और बच्चों एक होती है आपकी टर्म डिपॉजिट, मांग जमाएं और सावधि जमाएं। अब ये होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है जी? इस डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है बेटा। पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। तो एक तरफ बच्चों क्या लिखूंगा मैं, एक तरफ मैं लिखूंगा डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं, और एक तरफ बच्चों में लिखूंगा टर्म डिपॉजिट सावधि जमाएं, ठीक। अब सुनिए ये होती क्या है बेटा। एक तरफ लिखा है डिमांड डिपॉजिट और एक तरफ लिखा है टर्म डिपॉजिट। देखो भाई, हम बैंक में जाते हैं, बैंकों में जाकर हम अपने पैसे को, अमाउंट को जमा करते हैं, ठीक। और आप देखते हो, आप उस अमाउंट को जब चाहे तब निकाल सकते हो। आपको एटीएम मिलता है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम स्वाइप करते हो, अपना पिन डालते हो और पैसे निकाल लेते हो। या फिर कभी कभी आप बैंक में जाते हो, चेक काटा, मतलब चेक में चेक पे अमाउंट लिखा और चेक से पेमेंट ले ली। या नॉर्मली बैंक में स्लिप भी होती है, पेन स्लिप, कि आप उसमें भी अमाउंट लिखकर अपना पैसा ले सकते हो। तो एक तो पैसा बैंक में ऐसा होता है कि जो बैंक में आपने जमा करा, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, कि ऐसा पैसा है कि जो आपने बैंक में जमा कर रखा है, आप जब चाहोगे तब बैंक से जाकर इस पैसे को निकाल सकते हो। यदि बैंक बंद है तो एटीएम जाकर इस पैसे को निकाल सकते हो। समझ में आ गया? इट मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये पैसा अगर आपने आज जमा करा तो 2 साल बाद निकाल पाऊंगा या 6 महीने बाद। ऐसा भी होता है बैंकों में कि कुछ पैसा ऐसा भी होता है कि जिसको आप 6 महीने बाद निकाल पाओगे, जिसको आप 2 साल बाद। आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा एक वर्ड एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इस वर्ड को घर वाले यूज करते हैं अक्सर कि मैंने तो एफडी करवा रखी है, मैंने तो 2 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है 2 साल की। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 2 साल बाद इन 2 लाख रुपए निकाल पाऊंगा। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि बैंकों में कुछ हमारा पैसा ऐसा भी होता है जिसको हम जब चाहे तब जाके निकाल ले, जिसको हम लोग नॉर्मली सेविंग अकाउंट बोलते हैं, अपना करंट अकाउंट बोलते हैं। आप लोग जो नॉर्मली बैंकों में जमा करते हो पैसा, वो पैसा हमारा नॉर्मली सेविंग अकाउंट के अंदर जमा होता है, और हमें जब नीड होती है हम बैंक में जाते हैं, पैसा निकाल के लेके आ गए, या एटीएम में गए, पैसा निकाल के लेके आ गए। तो वो पैसा जो एटीएम से कभी भी निकाल लिया, वो पैसा जो बैंक में जाकर कभी भी लेकर आ गए, इट मींस वो पैसा कि जब हमको उसकी नीड पड़ी
जब उसकी जरूरत पड़ी हम तब बैंक से लेकर आ गए। बेटा ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा है। समझ में आया? लिखवाऊंगा बेटा, क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जबकि एक क्या होती है? टर्म डिपॉजिट, हिंदी में सावधि जमा है। ये वो पैसा होता है बच्चों जो हम एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है 50 लाख रुपए थे और 50 लाख रुपए मैंने 2 साल के लिए बैंक में जमा कर दिए। अब इस 2 साल में मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पैसा जो मैंने एक निश्चित समय के लिए बैंकों में जमा कर दिया, बेटा ऐसे पैसों को बैंक की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, स्थिर जमा है। या फिर बच्चों हम उसको टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, हम उसको सावधि, टर्म मीन्स टाइम, कि कितने टर्म के लिए, कितने समय के लिए हमने पैसों को जमा कराया। तो जब हम पैसों को एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करवाते हैं और उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते, बच्चों क्या बोलते हैं उसको? टर्म डिपॉजिट। और वो पैसा जो एक निश्चित समय के लिए नहीं होता, आप जब चाहो तब निकाल लो, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। इसको डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पैसों को हम डिमांड करके, डिमांड मीन्स हम जब भी मांगेंगे, हम जब भी बैंक के पास डिमांड करेंगे कि हमें इतना पैसा दे दो, बैंक हमारे अकाउंट से उतना पैसा दे देगा, तो उसको डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मांग करने पर, डिमांड करने पर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि टर्म डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए होता है कि आपने जिस निश्चित समय के लिए पैसों को जमा करवाया, आप उससे पहले पैसों को नहीं निकाल सकते। तो लिखेंगे बच्चों? लिखोगे? ठीक है, लिखो। आप लिखो शॉर्ट में, आपके नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है। तो इट इज फॉर स्पेसिफिक, इट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 year, 2 year, 6 month एक्सेट्रा। हिंदी में लिखो बच्चों, हिंदी में लिखो, बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, हिंदी में लिखो। यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने आदि। यह एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हिंदी में यह एक निश्चित मीन्स स्पेसिफिक, समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। 1 साल के लिए, 2 साल, मतलब जो भी टाइम पीरियड है उसके अनुसार। जबकि जो डिमांड डिपॉजिट है ये एक निश्चित समय अवधि के लिए नहीं होती। तो लिखो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट आर नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में लिखो कि यह एक निश्चित समय अवधि के लिए नहीं होता। मांग जमा है, एक निश्चित समय अवधि के लिए नहीं होती, जबकि सावधि जमा है, टर्म डिपॉजिट, एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। तो मांग जमा है कि कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती, जबकि सावधि जमाओं की, टर्म डिपॉजिट की एक निश्चित समय अवधि होती है। ये डिफरेंस नंबर 1 हो गया। ओके, अब डिफरेंस नंबर 2 क्या होता है? ये बताओ, इन दोनों में से कौन से पैसे को एक डिपॉजिटर, एक जमा करता जिसने पैसे को बैंक में जमा करवाया, इन दोनों में से कौन से पैसों का डिपॉजिटर आसानी से निकाल सकता है? आसानी से मीन्स जब बैंक जाओ तो जाकर निकाल लो। तो डिमांड डिपॉजिट को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इस पैसे को हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन टर्म डिपॉजिट को हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। तो डिफरेंस नंबर 2 लिखो भाई, लिखो मनी इन डिमांड डिपॉजिट, मनी इन डिमांड डिपॉजिट, मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन, कैन बी विड्रॉन इजीली। बड़ा हिंदी में लिखो, मांग जमाओं में धन को आसानी से निकाला जा सकता है। मांग जमाओं में धन को आसानी से निकाला जा सकता है। मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन इजीली,
और इसका एक लिख लो एंड व्हेन नीड, एक काम करो और लिखो एंड व्हेन नीडेड, और जब आवश्यकता पड़े तब निकाला जा सकता है। हिंदी में लिखो बच्चों, मांग जमाओं में, बेटा हिंदी में लिखो, मांग जमाओं में धन को आसानी से निकाला जा सकता है तथा कभी भी निकाला जा सकता है, कि जब मन करे तब निकाल लो और इजीली निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हो। बैंक में जाओ तब पैसा मिल जाएगा, आप एटीएम में जाओ तब पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट को क्या आप कभी भी निकाल सकते हो? नहीं जी। एफडी एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है, उस निश्चित समय अवधि से पहले एफडी के पैसों को नहीं निकाल सकते। एफडी के लिए एटीएम भी नहीं होता कि आपके पास एटीएम कार्ड है मान लो, लेकिन जो एफडी के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो आपका पैसा जमा है वो पैसे को आप एटीएम के थ्रू नहीं निकाल सकते। आप उस पैसे के लिए चेक भी इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एग्जाम्पल अभी दूंगा, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको प्रॉपर दूंगा, ठीक है। टर्म डिपॉजिट में लिखो, इसमें लिखो मनी इन टर्म डिपॉजिट, मनी इन टर्म डिपॉजिट, सावधि जमाओं में धन को, सावधि जमाओं में से धन को, मनी टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन इजीली, कैन नॉट बी विड्रॉन इजीली। यहां पे लिखो कि सावधि जमाओं में से धन को, सावधि जमाओं में से धन को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। दो डिफरेंस समझ में आ गया? दो डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गए। डिफरेंस नंबर 3 पे जो आते हैं, डिमांड डिपॉजिट के लिए आप चेक इश्यू कर सकते हो। जो आपको ना चेक, आपको बैंक से चेक बुक मिलती है, चेक बुक में जो पैसा होता है वो पैसा केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट से ही निकाला जा सकता है। टर्म डिपॉजिट के पैसे के लिए हम लोग चेक इश्यू नहीं कर सकते। याद रखना इस बात को, जो हमें बैंक से चेक बुक मिलती है वो चेक बुक केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट के लिए होती है, वो चेक बुक टर्म डिपॉजिट के लिए नहीं होती। ठीक, तो भाई लिखो उसमें, लिखो बच्चों उसमें, डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, मांग जमाए चेकीय जमाए, चेकेबल में चेकीय जमाए होती है, चेकीय जमाए, मांग जमाए चेकीय जमाए चेकेबल डिपॉजिट हो सकती है। अर्थात आप मांग डिपॉजिट के लिए चेक को जारी कर, इसका आगे लिखो अर्थात मांग जमाओं के लिए चेक को जारी किया जा सकता है। ठीक है ना? you can sign check, you can sign check against these deposit, इन जमाओं के लिए चेक को जारी किया जा सकता है। यू कैन साइन चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। जबकि अगर टर्म डिपॉजिट की बात करें बेटा, सावधि जमाओं की बात करें, तो इनके लिए चेक को जारी नहीं कर सकते, इनके लिए चेक को इशू नहीं कर सकते, चेक के द्वारा इसका पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो लिखो टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। ठीक है ना? हिंदी में लिखो बच्चों, सावधि जमाएं चेकीय जमाएं नहीं होती, सावधि जमाएं चेकीय जमाएं नहीं होती। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। अर्थात उसका लिखो, हिंदी में लिखो अर्थात इन जमाओं के लिए चेक को जारी नहीं कर सकते, अर्थात इन जमाओं के लिए चेक को जारी नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट साइन चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट, अर्थात इन जमाओं के लिए चेक को जारी नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए बच्चों आपके 3 डिफरेंस। ये 3 मेन डिफरेंस होते हैं डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के अंदर, मांग जमाए और सावधि जमाओं के अंदर। बच्चों ये 3 प्रकार के डिफरेंस होते हैं। ठीक है भाई, आपने इसको नोट किया? ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे की ओर।
ठीक, चलिए अब भाई, अब जो हमें पढ़ाना, अब जो मेरा मेन टॉपिक है बेटा, उस मेन टॉपिक को शुरू करता हूं। अब जो मुझे पढ़ाना है बेटा उसकी बात करते हैं। हटाऊं मैं इसको? ठीक है। अब एक काम करो, टर्म डिपॉजिट के बगल में बच्चों आप लोग इसके अदर नेम, आप इसको फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप इसको टाइम डिपॉजिट, टाइम मीन समय, आप इसको टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हो। आप टर्म डिपॉजिट को, सावधि जमाओं को फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए भाई बेटा बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए बेटा, बेटा याद रखना, आप लिख लो, एक काम करो, याद रखना कि डिमांड, लिख लो उसके नीचे, लिख लो कहीं भी, डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट आते हैं। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट शामिल होते हैं। पहली बात, डिमांड डिपॉजिट को बच्चों हम लोग चेकेबल डिपॉजिट, चेक किए जमा भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग चेकेबल डिपॉजिट। तो भाई चलो बच्चों एक बात और नोट करो, ठीक है ना बेटा, एक बात नोट करो बेटा, डिमांड डिपॉजिट्स को हिंदी में उसको बोलते मांग जमा बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स को बच्चों एक और नाम से हम लोग उसको चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट को बच्चों हम लोग चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं, और तो और बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं चेकिए जमाएं। और याद रखना, डिमांड डिपॉजिट में बच्चों दो प्रकार के अकाउंट आते हैं। खैर ये बात आपको मुझे बैंकिंग में पढ़ानी है, जब बैंकिंग शुरू कर दूंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां देखिए, डिमांड डिपॉजिट में बच्चों एक तो आपका आता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, और बच्चों एक आपका आता है करंट अकाउंट। ये दो प्रकार के अकाउंट बच्चों किसमें आते हैं? ये दोनों अकाउंट आपके डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट है। सेविंग अकाउंट को बच्चों बोलते हैं बचत खाता, और करंट अकाउंट को बच्चों बोलते हैं चालू खाता। तो इस बात को आप लोग याद रखना। और ये दोनों ही बच्चों क्या होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट। इट मीन्स क्या? चाहे बचत खाता हो, सेविंग अकाउंट हो, या चाहे करंट अकाउंट हो, चालू खाता हो, आप इनके लिए चेक को जारी कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे, जो कि मुझे आज का कंसेप्ट शुरू करना था, ये तो मैंने पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि ये अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें काफी काम आएगा। बेटा जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर 3 डालिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम है मनी सप्लाई, ठीक। मुद्रा की पूर्ति। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। सुनिए भाई, अब देखो होता क्या, मनी सप्लाई क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति क्या होता है। बेटा एक देश में, अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक देश में एक समय में देश की जनता के पास, सुनो बहुत ध्यान से, एक देश में, ठीक है जी, एक समय में, ठीक है जी, देश की जनता, पब्लिक के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, अब चाहे वो पैसा उनकी जेब में हो, उनके घर पे हो, या वो पैसा उनके बैंकों में जमा हो। क्या बोला मैंने? चाहे वो पैसा उनकी जेब में पड़ा हो, वो पैसा उनके घर में पड़ा हो, या वो पैसा उनके बैंकों में जमा हो। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं, एक देश में एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे कि मैंने बोला 26 जनवरी को, मैंने बोला 13 मार्च को, मैंने बोला 15 फरवरी को, तो एक देश में एक निश्चित समय पर देश की जनता के पास जितना भी कुल पैसा है बच्चों, उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। समझ में आया कि एक टाइम पे एक देश में जो भी 130 करोड़ की जनता है
उस 130 करोड़ की जनता के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो उनके घर में हो, चाहे वो उनकी जेब में हो, चाहे उनके बैंकों में हो, वो सभी पैसों का सम, उन सभी पैसों का टोटल मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति कहलाता है। तो बेटा मनी सप्लाई का मीनिंग हम लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो भैया लिखो, मनी सप्लाई रेफर्स टू, लिखो बेटा, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public, held by the public at a particular point of time, at a particular point of time in an इकोनॉमी। ठीक है भाई, ये है इसका मीनिंग। बेटा हिंदी में लिखते हैं, बेटा हिंदी में लिखो, मुद्रा पूर्ति, बेटा पूर्ति बोल लो या आपूर्ति बोल लो, बात एक ही होती है। तो मुद्रा पूर्ति या आपूर्ति से अभिप्राय, मुद्रा पूर्ति या आपूर्ति से अभिप्राय एक देश में एक निश्चित समय पर जनता के पास कुल धन से है। यह है इसका मीनिंग कि मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय एक देश में एक निश्चित समय पर जनता के पास कुल धन से है। अब देखो भाई, इसका मतलब बेटा मैंने बताया आप लोगों को कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय अवधि पर देश की जनता के पास जितना भी पैसा है, चाहे वो पैसा उनके घर में हो, उनकी जेब में हो, उनके बैंकों में जमा, बेटा उन सभी पैसों का टोटल क्या कहलाएगा? मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने दो बातें पढ़ी। इसमें अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, तो इसके अंदर बच्चों मैंने दो बात पढ़ी। पहली बात तो मैंने ये पढ़ी कि मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय अवधि पर मापते, एक निश्चित समय पर मापते हैं। और जब किसी भी चीज को एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाए, तो याद होगा आपको, बच्चों मैंने पढ़ाया था नेशनल इनकम में, भाई उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला फीचर, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। यह एक प्रकार का बच्चों क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। यह एक प्रकार का स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लिखो बच्चों, यह है एक स्टॉक अवधारणा है। दूसरा बेटा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास जो पैसा है वो ही शामिल होता है। तो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। जनता के पास जो पैसा है केवल उसको शामिल करते हैं। आगे लिखो, इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आता? इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय, इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, एंड बैंकिंग system of the country, because they are the producer of money, सुनो भाई, सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? सेकेंड लाइन का मतलब यह है
कि बेटा इसमें केवल पब्लिक के पास जो पैसा है, जनता के पास जो पैसा है, केवल उसको शामिल करते हैं। इसमें शामिल क्या नहीं होता? एक तो सरकार के पास, हमारे देश की गवर्नमेंट के पास, हमारे देश की सरकार के पास जो पैसा है, एक तो वो शामिल नहीं होता। दूसरा, हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम के पास, हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो शामिल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, क्योंकि ये कौन है? ये है प्रोड्यूसर ऑफ मनी। देखो बेटा, एक होते हैं मनी के प्रोड्यूसर और बेटा एक होते हैं मनी के कंज्यूमर। जनता बेटा मनी कंज्यूम करती है, हम लोग मनी बनाते नहीं है, हम सिर्फ मनी कंज्यूम करते हैं। तो वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ मनी। तो मनी के कंज्यूमर्स को तो शामिल करते हैं मनी सप्लाई में, लेकिन जो मनी के प्रोड्यूसर है, जो मनी को बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट, सरकार है या बैंकिंग सिस्टम है, बेटा इन सबको मनी सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान देना। एग्जाम में इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम को शामिल क्यों नहीं करते? तो बोलूंगा बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। ये मनी के प्रोड्यूसर है, ये मनी को बनाते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में आएगा, अगर हिंदी में नहीं लिखा हो लिख लो बच्चों, कि इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। केवल जनता के द्वारा, केवल जनता के द्वारा, जनता के पास रखा गया, केवल जनता के पास रखा गया पैसा शामिल होता है। इसमें सरकार के पास और बैंकिंग सिस्टम। बेटा बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है, बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि देखो, बैंकों के पास दो तरह के पैसे होते हैं। एक तो होता है बैंकों के पास अपना खुद का पैसा, और एक होता है बैंकों के पास जनता का पैसा। भाई बैंक भी तो इनकम कमाती है, बैंक भी तो प्रॉफिट कमाता है। तो जो बैंक अपनी खुद की इनकम कमाता है, जो बैंक अपना खुद का प्रॉफिट कमाता है, यहां पे उस पैसे की बात हो रही है। समझ में आया? जो बैंक अपनी खुद की इनकम कमाता है, जो बैंक अपना खुद का प्रॉफिट कमाता है, यहां पर उस पैसे की बात हो रही है। तो बैंकिंग सिस्टम के पास जो खुद का पैसा है, एक तो वो शामिल नहीं करना। हाँ, बैंकों के पास जो जनता का पैसा है, तो वो तो पहले पब्लिक का हो गया ना। तो पब्लिक का पैसा, बैंक, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो बेटा, बैंकों के पास दो तरह के पैसे होते हैं। एक होता है पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा, और एक होता है बैंकों का सेल्फ का खुद का पैसा। तो पब्लिक के पैसों को शामिल करना है, लेकिन जो बैंकों के पास खुद का पैसा है, जो बैंकिंग सिस्टम के पास अपना खुद का पैसा है, उसको शामिल नहीं करते। तो याद रखो बच्चों, ये हो गया मनी सप्लाई का मीनिंग और ये हो गया बच्चों उसके फीचर। जल्दी से इस बात को नोट करो, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो याद रखना, मुद्रा पूर्ति में बैंक, सरकार के द्वारा और बैंकिंग सिस्टम के पास रखे गए धन को शामिल नहीं करते, क्योंकि यह मुद्रा के प्रोड्यूसर है, यह मुद्रा के उत्पादक है, और उत्पादक द्वारा लिया गया पैसा मनी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए रुको जरा, सब्र करो। A few moments later. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, बेटा हिंदी में लिखो उसको। मुद्रा पूर्ति के मापक, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति के मापक। ठीक है भाई, सुनिए, अब होता है क्या ये बेटा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा मनी सप्लाई को मापने के चार मापक दिए हैं, चार मेजर दिए हैं। M1, M2, M3, M4। उनका मानना है कि भारत के अंदर अगर मनी सप्लाई को मापना हो तो चार प्रकार से इनको माप सकते हैं। बेटा इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये चारों क्या है? ये है मापक, ये है मेजर। कंफ्यूज मत होना, बच्चे अक्सर होते हैं कंफ्यूज। बेटे इन्हें बोलते हैं मेजर। अगर एग्जाम पूछे कि मुद्रा पूर्ति कितने मेजर है, ये कौन कौन से मेजर है, तो बोलूंगा मनी सप्लाई के चार मेजर है जी, M1, M2, M3, M4। अब इन चारों को पढ़ते हैं डिटेल में अच्छे से, ठीक है बेटा। बात करते हैं सबसे पहले M1 की। ये M1 क्या है जी, ठीक है ना।
बेटा बात करते हैं M1 की। M1 क्या है? देखो बेटा M1 मेजर में क्या क्या आता है, M1 मापक में क्या क्या आता है, इसको सुनो, इसको समझो। सबसे पहला बच्चों उसमें आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, जनता के पास जो पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, जनता के पास करेंसी। एक तो ये आता है इसके अंदर, सबको पढ़ाऊंगा ये है क्या, जनता के पास करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, प्लस इसके अंदर बच्चों आगे आता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए, और प्लस इसमें आपका आता है अदर डिपॉजिट, अन्य जमाए। ठीक है बेटा, M1 में 3 बात आती है, देखो जो आरबीआई ने मापक दी है मनी सप्लाई को मापने के, जो सबसे पहले बच्चे कौन सा M1, उस M1 में 3 प्रकार के मेजर है, उस M1 में 3 प्रकार के मापक है। सबसे पहला क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। इसका मतलब क्या है बेटा, जनता के पास जो करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स में हो, जो हम पे कॉइन्स होते हैं आप जानते हो, 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन, 10 रुपये कॉइन, तो हम पे जो भी कॉइन है एक तो वो, प्लस हम पे जो भी नोट है, चाहे 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, 200 का नोट हो, 500 का नोट हो, 2000 का नोट हो, जो भी आपके पास नोट है, जो भी आपके पास करेंसी है, अब चाहे वो आपकी जेब में हो, चाहे वो घर पे हो, इट मीन्स कॉइन्स के फॉर्म में, सिक्कों के फॉर्म में और नोट के फॉर्म में आपके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। तो बच्चों क्या बोलते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, जनता के पास करेंसी, चाहे आपके पास किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी डिनोमिनेशन के नोट हो, डिनोमिनेशन मीन्स टाइप, किसी भी टाइप के नोट हो, चाहे 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, किसी भी डिनोमिनेशन का नोट हो, किसी भी टाइप का नोट हो, एक तो वो आएगा, इट मीन्स आपके पेपर नोट आएंगे, दूसरा आपके कॉइन्स आएंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, जनता के पास जो पैसा है बच्चों वो आ जाएगा। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए, जिसमें क्या आता है आप जानते हो, इसमें वो पैसा होता है जो ये तो भी मैंने पढ़ाया पूरा आप लोगों को। मांग जमाए क्या होता है, मांग जमाए मीन्स वो पैसा जो कि हमारा बैंकों में जमा है, जिसको हम बैंक में कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हैं, जिसको हम कभी भी चेक इशू करके पैसों को निकाल सकते हैं। तो ऐसा पैसा जो हमारा बैंकों में डिपॉजिट के रूप में जमा है, जिसको हम डिमांड करके कभी भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम चेक इशू कभी भी कर सकते हैं। और एक बात और, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपका पैसा हो तो केवल आप ही निकाल सकते हो। भाई मेरा पैसा है लेकिन मैंने जो है एक पर्सन राम के नाम पर चेक इशू कर दिया, कि राम को चेक काट कर दिया, तो उस पैसे को राम भी निकाल सकता है। तो आप जानते होंगे कि हम चेक इशू कर देते हैं और फिर हम जिस पैसे को चेक देते हैं वो पैसा, वो पर्सन जो है बैंक में जाकर हमारे बिहाफ पर पैसा निकाल लेता है। तो डिमांड डिपॉजिट में बच्चों वो पैसा होता है जो हमारा जमा होता है, हम जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं और हम जिसको चाहे उसको अधिकार दे सकते हैं कि तुम हमारे बैंक से पैसा निकाल लो। उसके लिए बस एक छोटा काम करना होता है, उस पर्सन को चेक काट के देना होता है और पर्सन उस चेक के माध्यम से पैसा निकाल लेता है। तो दो बातें आ गई, पहला जो हमारा पैसा बैंक में जमा है तो वो हो गया, दूसरा पहला हमारा पैसा जो नोटों में और सिक्कों में हमारे पास एक तो वो हो गया, दूसरा हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है। तो एक तो हमारा जो पैसा फिजिकल फॉर्म में, नोट में, सिक्कों में, हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है, और तीसरा बच्चा होता है अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो आपको पढ़ा रखा है बच्चों मैंने अच्छे से, तो उसको दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं है। तीसरा होता है अदर डिपॉजिट, अन्य जमा। आरबीआई के पास कुछ अदर डिपॉजिट होती है, आप लिखो अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई की अन्य जमाएं, आरबीआई की अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। अब इसमें क्या आता है बेटा, कुछ पैसा आरबीआई के पास भी जमा होता है, कुछ पैसा आरबीआई के पास भी जमा होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला बच्चों आपका आता है डिमांड डिपॉजिट, डीडी शॉर्ट में, डिमांड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई या फिर विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। बेटा कौन सा पैसा है,
सबसे पहला पैसा है पब्लिक, बोर्ड पे आ रहा है, यस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिखूंगा आरबीआई के पास, हिंदी में लिखूंगा आरबीआई के पास पब्लिक सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। तो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की मांग जमा है। भाई पहला क्या आएगा आपका, इसमें पहला आता है आरबीआई के पास जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा जमा है। अब ये होती क्या है, देखो बेटा, शॉर्ट में बोलते हैं पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है बेटा, सुनो, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी संस्था होती है जिनका काम देश के विकास के लिए लोन देना होता है। ये बैंक नहीं होते, अगर बैंक होते तो उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता, अगर बैंक होते तो पैसा जमा भी करते, लेकिन ये सिर्फ लोन देते हैं। पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बड़ी बड़ी संस्था होती है जो देश के विकास के लिए लोन देती है। इनके पास इतना अधिक पैसा होता है कि छोटे मोटे बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ये सब इनके अकाउंट नहीं संभाल सकते। तो पीएफआई इनके अकाउंट को संभालने के लिए, इनके पैसे को संभालने के लिए एक बड़ा बैंक चाहिए जिसको बोलते हैं आरबीआई। तो जो भी पीएफआई होते हैं इनका पैसा एसबीआई के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक, इन सब के अंदर इनका पैसा जमा नहीं होता, इन सब का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है। कुछ एग्जांपल दो भैया। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल लिख लो बच्चों, आईडीबीआई हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है, इसका काम है देश में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, देश में इंडस्ट्री के विकास के लिए पैसे को देना। तो आईडीबीआई हो गया, ठीक है बच्चों। आपका सिडबी हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया। एचडीएफसी बैंक अलग है और एचडीएफसी पीएफआई अलग है। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके बच्चों, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ये वो संस्था होती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनका काम क्या है, सिर्फ लोन देना होता है। ये संस्था इतनी बड़ी होती है कि इनका पैसा छोटे मोटे बैंक जमा नहीं कर सकते, तो इनके पैसे को आरबीआई, देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाते हैं। ओके, और कौन कौन सा पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है। तो भाई इसमें लिखूंगा वही डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। अब किसकी डिमांड डिपॉजिट, तो फॉरेन सेंट्रल बैंक, विदेशी सेंट्रल बैंक, विदेशी केंद्रीय बैंक, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक होते हैं, विदेशी केंद्रीय बैंक होते हैं, या फिर और फॉरेन गवर्नमेंट, जो विदेशी सरकार होती है, उन सब का पैसा भी आरबीआई हमारे पास रखता है, और हम सब भी और वो सब भी आरबीआई का पैसा अपने पास रखते हैं। बिकॉज हमारे और उनके बीच कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, हमारे और उनके बीच लगातार व्यापार होता रहता है। तो व्यापार के माध्यम से कुछ पैसा उनका हमारे पास जमा है और हमारा कुछ पैसा उनके पास जमा है। तो फॉरेन सेंट्रल बैंक, हिंदी में विदेशी केंद्रीय बैंक, या फिर विदेशी सरकार का जो भी पैसा आरबीआई के पास है, वो भी किसके अंदर आता है, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, आरबीआई की अन्य जमाओं के अंदर आता है। तो दो हो गए। तीसरा डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास किसका पैसा, आखिरी आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास किसका पैसा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का पैसा, या फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ बेटा, आईएमएफ लिखो उसको, फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका पैसा भी आरबीआई के पास जमा होता है। तो ये तीनों जमा है, 1 2 3, ये तीनों जमाएं आरबीआई के पास शामिल होती है। ये तीनों जमाएं प्लस मीन से तीनों जमाएं आरबीआई के पास शामिल होती है, जिसको क्या बोला गया है, जिसको हेडिंग दी गई है अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, आरबीआई की अन्य जमाएं। तो पहला करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ये दूसरा डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं, तीसरा आरबीआई की अन्य जमाएं। ये तीनों पैसे मिलाकर बच्चों क्या बनते हैं, ये बनता है आपका M1 मींस
मनी सप्लाई का मेजर नंबर 1। अच्छा याद रखना आरबीआई के पास कौन सा पैसा नहीं आता, ये तो क्या है, तो आता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लिखा है प्लस में से तो आता है। आरबीआई के पास क्या नहीं आता, तो वो आपको पढ़ा रखा है मैंने, अभी पढ़ाया था मैंने कुछ टाइम पहले कि हमारे देश की सरकार का पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं था, तो आरबीआई के पास अपनी इंडियन गवर्नमेंट का पैसा नहीं आएगा, तो कर दिया माइनस। दूसरा बैंकिंग सिस्टम कि बैंकों के पास जो स्वयं का पैसा है वो पैसा भी आरबीआई के पास जमा करते, लेकिन उसको हम मनी सप्लाई के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो आप लिख लो कि आरबीआई डज नॉट इंक्लूड द मनी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का पैसा नहीं आएगा। दूसरा बैंकिंग सिस्टम कि हमारे देश की गवर्नमेंट और हमारे देश के बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है उसको अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया था जब मनी सप्लाई के फीचर्स करवाए थे, आपने नोट किया होगा आपने, देखो जरा, उसमें लिखवाया था सेकंड फीचर लिखवाया था मैंने कि भैया गवर्नमेंट का पैसा और बैंकों के पैसों को शामिल नहीं करते, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है किसके, मनी सप्लाई के। तो याद रखना ये वाला पैसा और ये वाला पैसा आरबीआई में शामिल नहीं करना, अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं करना, पीएफआई के पैसे को, फॉरेन सेंट्रल बैंक के पैसे को और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पैसे को शामिल किया जाएगा। तो ये तीनों मिलाकर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, इन तीनों को मिलाकर बच्चों क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। तो आई थिंक M1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक काम करो जल्दी से आप लोग बच्चों को नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करो। मैं M1 को मिटा रहा हूं, अब मैं M2 पे आऊंगा, फिर M3 पे और फिर M4 पे, ठीक है, M1 M2 M3 M4। चलिए भाई मिटाऊं मैं इसको, ठीक है। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो भाई, तो M1 में आपने क्या पढ़ा, पहला C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, फिर प्लस करते हैं बच्चों DD डिमांड डिपॉजिट, और फिर प्लस करते हैं OD अदर डिपॉजिट। तो M1 में तीन बातें, C करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट मांग जमा, और OD अदर डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, अब बढ़ता है I की ओर। अब M2 में क्या आता है, एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर आपको नॉलेज हो, आपको पता हो, तो बेटा पोस्ट ऑफिस जो डाक खाना होता है, जो डाकघर डाक खाना होता है, आप जानते हो बच्चों, क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जमा होता है पैसा? यस, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसा जमा किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो घर वालों से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना कि ऐसा होता है क्या। यस, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जमा होता है पैसा, और जैसे कि बैंकों में जमा होता है पैसा कि एक निश्चित समय अवधि के लिए डिमांड डिपॉजिट, और निश्चित समय अवधि के लिए टर्म डिपॉजिट, और कभी भी निकालो डिमांड डिपॉजिट। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर भी दो प्रकार की जमा होती है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जिसको जब चाहे तब निकाल लो, और फिक्स डिपॉजिट कि ऐसा पैसा जिसको एक निश्चित समय अवधि के बाद निकाल पाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जब हम अच्छा एक बात और, पोस्ट ऑफिस में केवल और केवल पैसा जमा होता है, पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता, याद रखना इस बात को। पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता, पोस्ट ऑफिस के अंदर केवल और केवल पैसा जमा होता है, और जमा करवाने के दो ऑप्शन है, एक तो वो पैसा जो आप जमा करवा रहे हो और जब चाहे तब निकाल लो, कि पोस्ट ऑफिस जाओ जब मन करे तब पैसे को निकाल लो, और एक वो पैसा जो निश्चित समय अवधि के लिए जमा करवाया कि जब टाइम पूरा होगा पोस्ट ऑफिस से तभी पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना क्योंकि यहां पे बात आएगी। तो अब M2 बात करते हैं, M2 में क्या आता है, M2 में M1 वाली सारी बात आएगी, M2 में M1 वाली सारी बात आती है। इट मीन्स M2 में करेंसी भी आएगी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक भी आएगा, DD डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, और OD अदर डिपॉजिट भी आता है। तो M2 में M1 वाली सारी बात आती है, प्लस एक्स्ट्रा बात क्या आती है, तो यहां पे एक्स्ट्रा बात बच्चों आती है डिमांड डिपॉजिट
कौन सी वाली? ये वाली, विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस में जो आपकी डिमांड डिपॉजिट है वो भी शामिल होगा। ऐसे बोल सकते हो कि पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है उसका पैसा भी आ सकता है। डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, कि पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, आपने एक बचत खाता खुलवा रखा है जो क्या होता है प्रकार का डिमांड डिपॉजिट होता है, तो वो वाला पैसा आता है M2 के अंदर। तो हिंदी में लिखूंगा बच्चों, डाकघर में बचत खाता, डाकघर में बचत खाता, या फिर डाकघर में मांग जमाए, डाकघर में मांग जमाए या डाकघर में बचत खाता। तो M2 में M1 वाली, इट मीन्स ये तो आएगा M1 पूरा आएगा। M1 के साथ साथ M2 में M1 के साथ साथ M1 के बच्चों क्या आएगा एक्स्ट्रा? डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट भी आएगा। तो ये तो हो गया आपका M2। अब M3 में क्या आता है? M3 में क्या आता है ये भी जानते हैं। तो अगेन M3 में M1 वाली सारी बात आती है, M3 में M1 वाली सारी बात आती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आता है? सुन लो एक्स्ट्रा क्या आता है। इसमें एक्स्ट्रा आता है, आपको इस वीडियो के लेक्चर के शुरू में बच्चों मैंने पढ़ाया था टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए और सावधि जमाए। तो M1 में तो डिमांड, देखो ना, M1 में तो डिमांड डिपॉजिट ऑलरेडी शामिल है, M1 में तो DD मांग जमाए ऑलरेडी शामिल है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है आपका फिक्स डिपॉजिट। तो M3 में M1 आएगा प्लस एक्स्ट्रा में क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को बच्चों हम लोग आप जानते हो टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। सावधि जमाए, सावधि जमाए या फिर स्थिर जमाए। ठीक है, एक और नाम है बच्चों इसको कालिक जमाए, कालिक, इसको कालिक जमाए भी बोल सकते हो। सावधि जमाए, स्थिर जमाए या फिर कालिक जमाए। तो M1 भी हो गया, M2 भी हो गया, M3 भी हो गया। अब बच्चों M4 में क्या आता है? अब M4 में देख लो, तो M4 में बच्चों आपका M3 आएगा, M4 में आपका क्या आएगा? M3 आता है। और M3 के साथ अब बच्चों क्या आएगा? M3 के साथ आपका आता है पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब बताओ, आप बताओ, यहां पे टोटल डिपॉजिट डाकघर में कुल जमाएं, यहां पे टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या है जरा बताओ। यहां पे टोटल डिपॉजिट कुल जमाओं का मतलब क्या है? यहां पे टोटल डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट भी प्लस फिक्स डिपॉजिट भी, तभी क्या बन जाएगा? ये टोटल डिपॉजिट बन जाएगा, कुल जमाएं बन जाएगा। तो इस बार पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट मींस का डिमांड डिपॉजिट और प्लस फिक्स डिपॉजिट दोनों को शामिल कर लिया है। तो M1 भी पढ़ लिया, M2 पढ़ लिया, M3 पढ़ लिया, M4 भी पढ़ लिया। लेकिन लिखो उसके बाद में लिखो अदर देन, लिखो अदर देन। इसमें एक चीज नहीं आती बस, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, इसमें सब आता है आपका जो भी पैसा जमा है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, मांग जमा के रूप में, FD के रूप में, सब आता। लेकिन बस एक चीज नहीं आती, अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये होता क्या बता रहा हूं मैं इसको, लेकिन लिखो पहले अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC बोलते शॉर्ट में, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो याद रखना बच्चों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट को शामिल नहीं करते। होता क्या सुन लो, जैसे पोस्ट ऑफिस में बच्चों हम लोग जमा करते हैं पैसे, ऐसे ही बेटा पोस्ट ऑफिस में हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक प्रकार का अकाउंट है, इसके अंदर भी हम लोग जमा करते हैं पैसा।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अंदर भी हम लोग जमा करते हैं पैसे, लेकिन इस पैसों को शामिल नहीं करते। ठीक है, याद रखना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर जमा किए गए पैसे को हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस के कुल जमाओं में शामिल नहीं करते। यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। याद रखना, ये एक प्रकार का एफडी होता है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये एक प्रकार का एफडी होता है। यहां पे निश्चित समय अवधि के लिए हमें सरकार के पास जमा करना पड़ता है पैसा। सरकार इस पैसे का प्रयोग करती है और बाद में बदले में इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। लेकिन क्योंकि ये पैसा सरकार के पास चला गया, सरकार इसका प्रयोग कर रही है, तो हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे। तो याद रखना, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को शामिल नहीं करते किसके अंदर, M4 के अंदर। फिर ऐसे बोल सकता हूं कि पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट में कुल जमाओं में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट शामिल नहीं होता। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में कि क्या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मनी सप्लाई का पार्ट है, तो बोलोगे नो, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। तो बच्चों M1 M2 M3 M4 पढ़ लिया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। बेटा बढ़ता हूं आगे की ओर, लेकिन बढ़ने से पहले काम करो, आप लिखो बेटा M1 के आगे आप लिखो, बेटा M1 को हम लोग बोलते हैं नैरो मनी। बेटा क्या बोला मैंने, M1 को हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, जबकि M3 को बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी। नैरो मनी को बच्चों बोलते हैं हम लोग संकुचित मुद्रा, जबकि बेटा ब्रॉड मनी को हम लोग बोलते हैं व्यापक मुद्रा। तो इस बात को याद रखना, इस बात का याद रखना। M1 को बच्चों क्या बोलते हैं, M1 को नैरो मनी बोलते हैं, और M3 को बच्चों क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी व्यापक मुद्रा बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि नैरो मनी किसे बोलते हैं और ब्रॉड मनी व्यापक मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। बेटा इसको कहीं और लिखो साइड में, तुम भी मत करना कि तुमने यही एरो बना लिख दिए, इसको नीचे लिखो, ऐसे इंपॉर्टेंट डाल के लिखो नोट कि M1 इज इक्वल टू नैरो मनी, M3 इज इक्वल टू ब्रॉड मनी, M1 संकुचित मुद्रा और M3 व्यापक मुद्रा। ठीक है भाई, चलिए बेटा आपने इसको नोट किया। तो मनी सप्लाई के हमने पढ़ लिए चारों मेजर। अब बस इसमें हल्की सी एक बात और है, उसके बाद देन मनी सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों फिनिश हो जाएगा। मनी सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा सुनो, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं सुन लो बच्चों उसके बारे में। बेटा एक वर्ड होता है लिक्विडिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर इस वर्ड का अक्सर प्रयोग करते हैं लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है इसको जानते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे। सुनो बेटा, एक होता है वर्ड लिक्विडिटी, हिंदी में तरलता। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करना, एसेट्स को, संपत्तियों को, किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना, अपनी संपत्ति को कैश में या किसी भी चीज को यार कैश में कन्वर्ट करना, उसकी लिक्विडिटी कहलाता है। जो चीज कैश में जल्दी कन्वर्ट होती है, जो चीज कैश में जल्दी कन्वर्ट होती है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाई लिक्विड, कि इसकी तरलता अधिक है, हाई लिक्विड। और जो चीज कैश में देर में कन्वर्ट होती है, कि कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग गया बच्चों, उसको बोलते हैं लो लिक्विड, कि इसकी लिक्विडिटी लो है, इसकी तरलता कम है। तो भैया चीजों को कैश में कन्वर्ट करना, उसकी लिक्विडिटी कहलाता है, चीजों को कैश में कन्वर्ट करना उसकी तरलता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना ज्यादा लिक्विड कौन है, कम लिक्विड कौन है। बेटा मान लो मेरे पास एक तरफ है एटीएम कार्ड और एक तरफ है गोल्ड, बताओ कैश में जल्दी कन्वर्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, एटीएम कार्ड कैश में जल्दी कन्वर्ट होगा। आप एटीएम में जाओ, स्वाइप करो, पैसा निकाल लो।
लेकिन गोल्ड को टाइम लगेगा। गोल्ड पहले आप शॉपकीपर के पास जाओगे, वो गोल्ड को परखेगा, गोल्ड को देखेगा, उसका वेट करेगा, कितने कैरेट का गोल्ड है वो बताएगा, देन वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो जल्दी कन्वर्ट क्या हुआ एटीएम कार्ड कैश में कन्वर्ट जल्दी हुआ और गोल्ड कैश में कन्वर्ट देरी से हुआ। तो एटीएम कार्ड की लिक्विडिटी तरलता अधिक है और गोल्ड की लिक्विडिटी तरलता कम है। चलो एक और क्वेश्चन। एक तरफ बच्चों मेरे पास पड़ा हुआ है कैश, ठीक है, एक तरफ बच्चों मेरे पास क्या है, एक तरफ मेरे पास कैश है और एक तरफ मेरे पास एटीएम कार्ड है। अब बताओ इसमें अधिक लिक्विड कौन है? कैश, क्योंकि तो ऑलरेडी कैश में है ना, ये तो ऑलरेडी कैश में है, इट मींस ये तो बहुत लिक्विड हो गया। एटीएम कार्ड को टाइम लगेगा, बैंक वो एटीएम कार्ड में जाओगे तब पैसा निकालोगे। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट कितनी देर में हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक तरफ गोल्ड है सोना, एक तरफ बेटा मकान है बिल्डिंग, बताओ किसकी लिक्विड ज्यादा है? गोल्ड की। कोई गोल्ड जो आपके पास है जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल, मान लो कल तक कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कल तक नहीं एक दिन में हो जाता है। लेकिन बिल्डिंग उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा डीलर को, फिर पेपर कोर्ट वोट जाओगे तब जाकर वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विडिटी का मतलब है कोई चीज कैश में कन्वर्ट कितनी देर में होती है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया तो सुन लो क्यों पढ़ाया मैंने। बड़ा याद रखना, जो हमारा 4 मेजर है, जो हमारे एक M1 पढ़ा, एक M2 पढ़ा, एक M3 पढ़ा और एक M4 पढ़ा। बड़ा इन सब में से याद रखना सबसे अधिक लिक्विड जो M1 है वो है मोस्ट लिक्विड। M1 सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, सबसे अधिक तरल। जो M1 है वो मोस्ट सबसे अधिक तरल। और जो बच्चों M4 है वो लीस्ट लिक्विड है। लीस्ट लिक्विड मीन्स सबसे देरी में कुछ कन्वर्ट हुआ कैश में, तो M4 है सबसे कम तरल। M1 के बाद मुझे क्या आता है, आपका M2 आएगा, फिर आपका M3 आएगा। इनका नाम नहीं ले सकते, आप ऐसा बोल सकते हो जो M2 क्या है, M2 क्या है, M2 लिक्विड है लेकिन M1 से कम, और M3 क्या है, M2 से कम, और सबसे कम क्या बच्चों, M4। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, M1। सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट क्या होता है, M1, ठीक है। M2 क्या, तो बोलूंगा इट्स लिक्विडिटी इज लेस देन M1, जो M2 है इसकी लिक्विडिटी कैसी है, M1 से कम है। मतलब जितनी जल्दी M1 कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी M2 कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी तरलता M1 से कम है, इसकी तरलता M1 से कम है। आप डालना बच्चों, आप इसके लिए डालना हेडिंग, आप इसके लिए डालना हेडिंग लिक्विडिटी, इसके लिए आप डालना हेडिंग तरलता। अच्छा M3 क्या है, M3 और भी कम लिक्विड, किससे, M2 से। तो इट्स लिक्विडिटी इज लेस देन M2, इट्स लिक्विडिटी इज लेस देन M2। जो M3 है वो M2 से भी कम लिक्विड है, इसकी तरलता M2 से कम है। और सबसे कम कौन है जी, M4। तो M4 है लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड है जी M4, और M1 है मोस्ट लिक्विड। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है भाई, M1। तो M1 इज मोस्ट लिक्विड और M4 इज लीस्ट लिक्विड। एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसे बोल देगा कि लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगाओ, जो मेजर्स हैं मनी सप्लाई के उनको लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगाओ। तो आप बोल दो कि M1 इज मोस्ट लिक्विड, M2 उससे कम, M3 उससे भी कम और M4 सबसे कम। ठीक है भाई, जल्दी से इस बात को नोट करो। और अब बस 2 मिनट और देन आपका मनी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। नोट करो जल्दी से इसको। चलिए भाई, समझ में आया। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, जो चारों मेजर है इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये भी सुन लो बेटा। M1 जो है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो M1 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जो M2 M3 M4 है बेटा याद रखना, वैसे तो उनको आउट ऑफ सिलेबस रखा गया है, आउट ऑफ सिलेबस रखा गया है, एक चीज बोल के 4 किनारा। लेकिन फिर भी मैंने आपको इन्हें पढ़ा दिया। हमें इतना पता होना चाहिए, बिकॉज फिर भी
क्या पता क्वेश्चन पूछ ले M2M, आपकी बुक में गिवन है, आउट ऑफ सिलेबस है बट बुक्स में गिवन है, इसलिए मैंने आपको उसको पढ़ा दिया कि M2 M3 M4 क्या है। आउट ऑफ सिलेबस मींस इसलिए इनको डीप में नहीं पढ़ाया मैंने, बस M2 M3 M4 लिखवा दिया क्या क्या आता है, लेकिन M1 को काफी डीप में पढ़ा है बिकॉज जो M1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और M2 M3 M4 थोड़े कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अच्छा एक बात और, बच्चे अक्सर होते हैं कंफ्यूज, एग्जाम में बोलता है कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई लिखो और कभी बोलता है कॉम्पोनेंट्स, तो आप एक डालो पॉइंट्स ऐसे लिखो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई के घटक पूछ ले या तत्व पूछ ले, मुद्रा पूर्ति के घटक या मुद्रा पूर्ति के तत्व पूछ ले, तो क्या लिखोगे आप? तो बेटा मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट है, मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट है बेटा, एक है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, तो एक तो ये होता है बच्चों भैया, और दूसरा कौन सा नलायक हो? तो नलायक हो दूसरा बच्चों आपका होता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए। ये तो क्या है बड़ा, इनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति के घटक, मांग जमाए। अब सुनो, एग्जाम में कंपोनेंट पूछता है, इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट को लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है। तो भाई सुन लो मेरी बात को, केवल दो कंपोनेंट है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास करेंसी, और डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाए। इसको एक नंबर में पूछता है, अगर 3 नंबर में पूछे तो इसको एक्सप्लेन कर दो, मैंने पढ़ा रखा है नोट्स में लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दो। हाँ, अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, एग्जाम में पूछता है कि मनी सप्लाई के मेजर्स क्या है, तो अगर मेजर्स पूछे, मापक पूछे, तो लिखना है M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, और उसमें क्या क्या आता है बता दो, अगर मापक पूछे तो। और अगर कंपोनेंट पूछे, घटक पूछे, तो भैया ये लिखना है, फिर घटक में ये लिखना है। बच्चा कंफ्यूज, पूछता है मेजर, बच्चा ये लिख के आता है, पूछता है कंपोनेंट, बच्चा ये लिख के आता है, नहीं। मापक पूछे तो M1 M2 M3 M4, और कंपोनेंट पूछे तो बस ये और ये। समझ में आ गया? तो भाई यहां पे मनी सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने अब तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब तक बच्चों हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए। कौन कौन से? बार्टर एक्सचेंज, उसकी लिमिटेशन, मनी और उसके फंक्शन, और तीसरा मनी सप्लाई और उसके मेजर्स क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब बस बेटा मनी का एक लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार, वो पढ़ाऊंगा। देन मनी वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, एंड देन फिर बच्चों हम शुरू करेंगे बैंकिंग को। ठीक है भाई, तो बेटा इसको नोट करो। ओके, थैंक यू सो मच। बेटा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। बाय बाय।